कृपा काशी के विश्वनाथ की हरदम जहां है रहती, शिव के जटा से निकली धारा गंगा जहां है बहती। जल मिट्टी और हवा से जिसके पनपे है जीवन रस, मन शरीर और आत्मा की ये कविता है बनारस। बनारस की मिट्टी में ऐसी कई जड़ें हैं जिन्होंने अपने अंदर से हजारों संस्कृतियों, परंपराओं और कलाओं के वटवृक्षों को जन्म दिया है। ये कहानी उन्हीं वटवृक्षों से बनी इस शिव की नगरी की है। बनारस को कुश्ती का तीर्थ मानते थे मास्टर चंद्रगिराम के भाषा में। बनारस के अखाड़ों में मिट्टी को केवल अपनी माता नहीं माना जाता, बल्कि इसके अंश को शान से अपने तन पे सजाया भी जाता है। ये हमारी प्राचीन जो कला पहले मिट्टी से ही शुरू होती है। मिट्टी से जो ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। यहाँ के लोगों के लिए कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म है। इन अखाड़ों ने सैकड़ों साल पुरानी कसरत की परंपरा को बड़ी धारणा और विश्वास से संभाल के रखा है। ये तो धर्म युद्ध है। अखाड़े में जब हम लड़ते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं मिट्टी लेकर के। मिट्टी कसम खाते हैं कि हम धर्म युद्ध लड़ेंगे, किसी का अनहित नहीं करेंगे, हार जीत की कुश्ती लड़ेंगे। फिर उसके बाद जो लड़ करके खाली हो जाए, फिर हम लोग दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं। जो मिट्टी मल्लयुद्ध में रक्षा कवच की तरह शरीर पर मली जाती है, उसी मिट्टी का प्रयोग कर शिल्पकार विभिन्न प्रकार के खिलौने व कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अष्ट धातु मूर्तियों की मॉडलिंग, ढलाई, उसकी फाइल वर्क, रेती का काम, उस पे उसकी नक्काशी और पॉलिश, ये काम बहुत ही बनारस का प्राचीन काम। कला और कारीगरी में वाराणसी का उल्लेख तो पौराणिक काल से होता आया है और बनारस ने इसे आज भी बड़ी आस्था से संभाल कर रखा है। लगभग 8 से 10 लाख शिल्पी इस शहर में और अगल बगल के इलाके में काम करते हैं और 20,000 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर इस समय इसका है। इसी तरह लकड़ी को बड़ी नजाकत से आकार देकर उसमें रंग भरे जाते हैं और उसे अच्छी तरह सुखाकर उसके खिलौने बनाए जाते हैं। अष्टधातु, लकड़ी, लाख, मिट्टी, मेटल पर नक्काशी आदि से बनते विभिन्न कलाविष्कार बनारस की विविधता में रंग भरते हैं। हकीकत यह है कि बनारस धर्म के साथ में, संस्कृति के साथ में कला और शिल्प की बहुत बड़ी विरासत अपने आप में। यहाँ का बुनकर समुदाय आदिकाल से अपनी कला से विश्व भर में अपना एक स्थान बना चुका है। बनारसी साड़ी यहाँ बनते बनारस में कितना हुआ ये तो हम भी नहीं बता सकता, हमारे पूर्वज भी नहीं बता पाएंगे। अगर बनारसी साड़ी हाथ से बनाई जाती है इसलिए इसका ज्यादा महत्व है। कभी रेशम के धागों से तो कभी कॉटन के सूतों से जब सोने चांदी से बनी जरी की धार यहाँ के हथकरघों पर मिलती है, उस अद्भुत मिलन से बनने वाले पुरातन काल से मशहूर काशी वस्त्र जैसे जामदानी, शिकारगह और जंगला जैसे जटिल बुनाई को बुनने की सफाई बनारस का बुनकर ही दिखा पाता है। इसी बनारसी बुनाई से प्रभावित होकर प्रसिद्ध डिजाइनर राहुल मिश्रा बनारसी साड़ी की ओर आकर्षित हुए और इस अनोखी साड़ी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिया। शहर की इमारतों से लेकर शिल्पों तक बनारस की मिट्टी और कारीगरी का एक संगम देखा जा सकता है।
यहाँ की गलियों में मिलने वाला बनारसी खाना और बनारसी पान कई खान पान के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बनारस की मिठाइयाँ शुरू से बहुत फेमस रही हैं। यहाँ का पानी, यहाँ का जो हवा है, इसका कुछ देन है कि हम यहाँ से बाहर जाके वो चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं बनती है जो बनारस में बन पाती है। यहाँ की मिट्टी न केवल कलाओं में झलकती है, बल्कि इसकी खुशबू बनारस घराने के संगीत व नृत्य में भी साफ प्रतिबिंबित होती है। कबीर चौराहा दुनिया में शायद एक ही ऐसी जगह है जहां संगीत के बड़े बड़े दिग्गज एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बनारस के इस संगीत मोहल्ले से आज भी तबला, सारंगी और आलाप के सुर सुनाई देते हैं। झूला झूला दिल से झूला बनवारी रे सावरिया। चाहे पंडित राम सहाय जी का तबला हो या बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई, सितारा देवी जी का कथक हो या पंडित राजन साजन मिश्रा जी का ख्याली गीत या गिरिजा देवी जी का चौमुखी गायन, बनारस घराने के रत्नों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। बचपन से गा रही थी। हमारे ख्याल से 4 पीढ़ी तक वो संगत में थी। पंडित कंटे महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित पूर्ण महाराज जी, आखिरी में शुभ महाराज तक बजाए उनके साथ। जितनी बुजुर्ग कलाकार थी उतना ही गुड्डा गुड़िया के साथ खेलती थी। वो उनको बचपन से शौक था। ऐसा भविष्य में न कोई हुआ था न कोई होगा। अलग से वो कलाकार थी अपाची। धा तीर किटी तक, धा तीर किटी तक, धा। बनारस घराना करीब 250 साल पहले पंडित राम सहाय जी थे हम लोगों के पूर्वज। उन्होंने इसकी नींव डाली। 1 2 घराने हैं ऐसे, बनारस घराना, पंजाब घराना, जिसमें तबला पखावज अंग का बजता है। ये हमारे घराने का बोल नहीं है। हम लोग यहाँ खुले बोल का क्लान घान लगता है, पखावज के भी बोल इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से बनारस का तबला हर तबलों से अलग है। बनारस जब मूड में आता है तो वो एक विंग से दूसरे विंग तक स्लाइड करके चला जाता है। मूड आता है तो ता इधर भी मार दिया, धा उधर भी मार दिया। तो ये अंदाज बनारस का सबसे अलग, यही चीज अलग दिखता है। और लखनऊ का है तो अगर ये मारा तो इधर ही रहेगा, इधर मार के तो ये इधर ही रहेगा। नजाकत है। ये ऐसे उठाया, फिर ये आया, अब ये घूंघट लिया तो ये ऐसे आएगा, मतलब ऐसे आएगा। और बनारस में क्या है, घूंघट लिए, धान है, देखे थे धातु नगात। ये अंदाज है बनारस का। हमारे गुरुजी पंडित दयाशंकर और मेरे दादाजी पंडित अनंतलाल जी, दोनों लोग जो है उन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया इसमें। उनके भी पिताजी ऐसे करके जो है पुश्तों से जो है साज को जो है संभाल के रखा गया है। बहना पावन रहना पावन, पावन गंगा का पात्र है, इसी के जल से उज्जलित होते लाखों जीवित मात्र हैं। ये वही जगह है और वही घाट है, वही मंदिर है। तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस को ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह में।
और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछो तो आनंद भी मिलता है भाई। ये जगह ऐसी है, देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहाँ जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। बनारस घराने की नई पीढ़ी भी अपने गुरु से मिली इस सीख को जिम्मेदारी के साथ आगे ले जा रही है। संगीत और कला में तर हुए इस शहर की सुबह और शाम दोनों ही अपने साथ एक अलग अनुभूति लाती है। शंकर भंडारी भोले शंकर भंडारी भोले शंकर भंडारी भोले शंकर। संगीत यहाँ सिर्फ एक कला नहीं बल्कि गंभीर आत्मशोध की एक साधना है। कबीर चौराहे से बहती ये शास्त्रीय संगीत की धुन हजारों सालों से आध्यात्मिक केंद्र रहे 80 घाट के मंत्रों की गूंज में समा जाती है। अस्सी मतलब खड्ग, और ये मान्यता है कि माता शक्ति के जो खड्ग जिससे उन्होंने संहार किया था राक्षस का, वो यहाँ आके गिरा। गंगा के तट पर बहुत से घाट प्रसिद्ध हैं, परंतु कुछ हैं जिनका विशेष महत्व न केवल पौराणिक नजरिए से बल्कि ऐतिहासिक व आध्यात्मिक लहजे से भी है। सैकड़ों साल पुराना तुलसी घाट बनारस के धार्मिक रूप का एक प्रतीक है। संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। 1623 में गोस्वामी जी ने ये शरीर अपना छोड़ा यहीं पे इसी तुलसी घाट पे। तो उस समय ये बेसिकली 80 घाट का ये पार्ट रहा है, और बाद में कालांतर में गोस्वामी जी के नाम से ये तुलसी घाट कहा जाने लगा। जो स्थान आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल उसी फॉर्म में है जिसमें गोस्वामी जी महाराज निवास करते थे। उन्होंने यहाँ एक बाल स्वरूप हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया। विप्र रूप धरि कपिता गयवो, माथ नाई पूछत अस भयवो, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर। रामचरितमानस का अंतिम 4 कांड, ये किष्किंधा कांड से लेकर उत्तर कांड तक यहीं पे उन्होंने लिखा है और समापन भी यहीं पे किया है। रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है उसमें देखिए उन्होंने उस समय का जो प्रचलित भाषा था उसका उन्होंने प्रयोग करते हुए, जैसे आपकी उर्दू फारसी वगैरह है उसका भी भरपूर प्रयोग किया, जैसे गरीब, निवाजू और ये सब चीज जो है उस समय के वो प्रचलित शब्द थे, उन्होंने रामचरितमानस में उसको कर लिया। हो सकता है अंग्रेजी अगर उस समय रहता तो अंग्रेजी भी वो इनकॉर्पोरेट कर लेते। भक्त कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में रामायण की सहज आवृत्ति को घर घर पहुंचाया है। कहते हैं कि उनकी राम कथा सुनने स्वयं हनुमान जी एक कुष्ठ रोगी के रूप में आते थे। बाद में उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन भी दिया। उसी जगह आज संकट मोचन मंदिर है, जहां हर धर्म के व्यक्ति अपने संकट दूर करने के लिए आते हैं। अध्यात्म, संगीत और जीवन मूल्यों का एक अनोखा मेल संत तुलसीदास के साहित्य में पाया जाता है। गंगा की इस पवित्र धरती पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने बड़ी सरलता से साहित्य का सहारा लेकर लोगों को जीवन दर्शन देने का प्रयास किया, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस की इसी मिट्टी में हुआ था। इसी घर में बैठकर उन्होंने निर्मला और गोदान जैसे अपने प्रसिद्ध उपन्यासों को जन्म दिया। सुंदरता के लिए गहने जरूरी नहीं होते, यह उन्हीं का वाक्य उनके साहित्य की सहजता और सादगी में हूबहू झलकता है। केवल भारत से नहीं बल्कि रशिया और चीन जैसे देशों से लोग मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान देखने आते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कथाएं देश और भाषा की सीमा लांघकर अलग अलग देशों में भी लोकप्रिय हुईं और लगभग 8 से 10 भाषाओं में उनकी कथाओं का भाषांतर हुआ है। प्रेमचंद जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वो साहित्य में यथार्थवाद की धारा लाए। साहित्य के जिस केंद्र में राम और कृष्ण की कथा थी, राजा और महाराजा थे, उस केंद्र में उन्होंने होरी को, सूरदास को, धनिया को और हमारे खेतों खलिहानों में काम करने वाले साधारण लोगों को उन्होंने स्थापित किया। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता। जिसकी आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है। बनारस ने न सिर्फ हिंदी के साहित्यकारों को अपनी तरफ आकर्षित किया है बल्कि उर्दू और अरबी और फारसी के भी साहित्यकारों को आकर्षित किया है। जब गालिब दिल्ली से कलकत्ता जाने के रास्ते में बनारस रुकते हैं तो उनका मन लग गया और वो कुछ समय ज्यादा रुक गए यहाँ पर और उन्होंने 102 शेरों का एक कंपाइलेशन लिखा है। बाद में उनको पता चला कि 101 जो है वो हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण अंक होता है, बड़ा ही शुभ होता है, तो उन्होंने 102वां शेर जो है वो काट दिया और इस पूरी कंपोजिशन का नाम चराग दैर है जो कि गालिब ने लिखा, यानी कि मंदिर का चराग। तो उसमें गालिब लिखते हैं ताल बनारस चश्मे बदूर बहिश्त खुर्रम फिरदौस मामूर, मतलब उनके लिहाज से बनारस स्वर्ग से भी सुंदर है और वो बनारस की डेफिनेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसे उपमा और ऐसे अलंकार वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां ज्ञान व अध्ययन का इतना महत्व है, ऐसी भूमि में एक महान विद्यापीठ का जन्म लेना स्वाभाविक था। समाज को ज्ञान के लिए एकत्रित करने का शायद यह सबसे सफल और सटीक प्रयास पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, और वो भी उस दौर में जब देश पारतंत्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें सभी आदर से महामना कहकर बुलाते हैं, भारतीय पुनर्जागरण की अद्भुत देन है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय के तत्कालीन जो वायसराय गवर्नर हार्डिंग्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मालवीय को सफलता न मिले। उनके ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे सामने हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने में सफल रहे और स्वयं लॉर्ड हार्डिंग ने आकर के इसका 4 फरवरी 1916 को शिलान्यास किया। धार्मिक शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 4 उद्देश्यों में एक उद्देश्य को मूल तौर पे शामिल किया था, जिसकी वजह से उनको संसद में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो रहा था तब बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि मालवीय जो है एक सांप्रदायिक विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैं बनाना चाहता हूँ वो समाज की समग्रता को साथ लेकर के चलने की है, पूरे समाज को बनाने की बात है और उसके लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है जो कि नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होगी। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा के लिए एक ऐसी जगह की नींव डालना चाहते थे जो विज्ञान, साहित्य, कला, धर्म और प्राचीन दर्शन का समागम हो। लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ इस विश्वविद्यालय का अभिन्यास एक उगते सूरज जैसा है, जिसमें 15,000 से अधिक छात्र आवास करते हैं। यह विश्वविद्यालय संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां नर्सरी से लेकर पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा दी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव भी BHU को अनोखा बनाता है। बनारस की मिट्टी में कुछ तो बात है कि उसमें जन्मे इतने व्यक्तियों ने निरंतर समाज को जोड़ने व आगे बढ़ाने का काम निस्वार्थ भाव से किया। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अपने इस दोहे को जीते जी एक प्रतिज्ञा की तरह संभाले
कबीर का जन्म बनारस की इसी मिट्टी में हुआ। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। ये जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये कबीर साहब की कर्मभूमि है, साधना स्थली है। और इसी स्थल पर 120 साल तक करीब करीब रह करके कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन चलाया इसी जगह से। मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया। कबीर एक मुस्लिम बुनकर परिवार से होकर अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने हिंदू भक्ति मार्ग का अवलंब किया। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। कबीरदास जी अगर हम कहें तो हर एक चीज़ों को, हर एक विषय वस्तु को जोड़ते हैं। उनकी वाणी जो है, हर भाषा, हर समुदाय, हर जात पात सबसे भिन्न वो सोचते हैं। जल ही जीवन है, ये कबीर साहब की पंक्ति है। पूरी दुनिया में पानी की समस्या इतनी बड़ी समस्या है जिसको कबीर साहब ने 600 साल पहले इस बात को अनुभव किया था, साक्षात्कार किया और उस समय बताया। धीरे 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 जरा होले 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 जरा धीरे 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 जरा धीरे 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 जरा होले 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 जरा धीरे 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 धीरे। अपने दोहों से हिंदू और मुस्लिम समाज में जो सामाजिक एकता की बातें कबीर अपनी वाणी से कह गए, उसी गंगा जमुनी तहजीब और नेक इरादे से आज भी बनारस का हर व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। जरा हल्के गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे। बनारस की सांस्कृतिक सुंदरता इन अलग अलग कारणों से देखते ही बनती है। चाहे यहाँ के महान व्यक्ति हो या सांस्कृतिक विविधता, सबको आकार इसी मिट्टी ने दिया। सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक और ऐसे ही कई अद्भुत अजूबों को जन्म देने वाली बनारस की ये मिट्टी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक युग का निर्माण कर चुकी है। शिव के धाम समीप है बहता, गंगा का ये सुधा रस, इसी स्पर्श से पावन मिट्टी, जिसमें बसा बनारस। झीनी रे झीनी